हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा और ये हिंदी भाषा की सेकंड क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे और शुद्ध व अशुद्ध वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध व अशुद्ध वर्तनी से 2 क्वेश्चंस हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में इसमें नोट किया हूँ। बस आपको करना यही है, जैसे मैं इसमें पॉइंट बना के लिखा हूँ उसी तरह आपको नोट्स में बना लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, अभी मैं वर्णमाला के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है। और इसी ध्वनि को जो है हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे वर्णमाला लिखा हुआ है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ये दोनों पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के ऐसे घुमा के पूछता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। भूलना नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले हम स्वर व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो स्वर आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आ से लेके आह तक जो आपके होते हैं, ये 13 ये आपके स्वर होते हैं। आ, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ये सब क्या है, आपके स्वर हैं। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, अगर कुल संख्या पूछे तो आपको 13 उसमें बताना है। अगर केवल स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो उसमें आपको 11 बताना है। ठीक है, कुल संख्या 13, अगर स्वरों की संख्या केवल पूछ रहा है तो उसमें 11 आपको याद रखना है। ठीक है, और व्यंजनों के बारे में भी अब बताऊंगा कि व्यंजनों की टोटल संख्या कितना है। और सबसे पहले ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यंजन है पूछ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन लिखा हुआ है, तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा, ये सब क्या आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा, रा, वा, कुछ ऑप्शन मतलब 4 दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो ये चारों याद रहेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, उसमें व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ये सिटी वाला सा हो गया, और शाह हो गया, और शाह हो गया, हा हो गया। ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। अच्छे से याद कर लेना है। एक ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ये एग्जाम में। ठीक है, जैसे ये त्रा दे दिया गया और बाकी 3 अदर दे दिए, उसमें से पूछ लिया कि इनमें से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे। उसके बाद द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, डा और ढा। तालव्य व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, चा, छा, जा, झा। तो ये जो है इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ, इसमें भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, अब हम व्यंजनों की संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर परंपरागत रूप से अगर हम व्यंजनों की संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या मानी जाती है वो 33 मानी जाती है। ठीक है, अगर द्विगुण व्यंजन को मिला लें, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, डा और ढा, इनको अगर मिला लें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। ठीक है, 35 हो जाएगी, नहीं तो 33 मानी जाती है परंपरागत रूप से। ज़्यादातर 33 वाला ही पूछा जाता है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो है आपकी वर्ण। अभी मैं पहला पॉइंट है मैं ही इसको बताया हूँ। और अगला पॉइंट, हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 52 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ज्ञा वर्ण जो है किन वर्णों की संयोग से बना है, तो ज्ञा वर्ण जो है ये जा और इया के वर्णों के संयोग से बना है ज्ञा वर्ण। ये ज्ञा और छा अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो छा है ये छा वर्ण किन के योग से बना है, तो का, धन, शा, यहाँ पे नीचे ये लगा है तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, का और शा के वर्णों के योग से छा वर्ण बना हुआ है। तो ये था आपका वर्णमाला से संबंधित। अभी और भी जैसे आपका दंत व्यंजन हो गया, कंठ ध्वनि हो गया, तो इसके बारे में और मैं अभी करवाऊंगा। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा ताकि आप लोग उसे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो ये था आपका वर्णमाला। अब हम पढ़ते हैं शुद्ध व अशुद्ध वर्तनी के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ लिखा हूँ तो इनको आपको नोट कर लेनी है, बाकी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है और मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा शुद्ध व अशुद्ध वर्तनी के बारे में। 2 क्वेश्चंस 100% इससे आते हैं और 1-2 क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, शुद्ध व अशुद्ध। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ मैं अशुद्ध लिख दिया हूँ, एक तरफ शुद्ध। जैसे आविष्कार, तो आविष्कार यहाँ पे देख सकते हैं अशुद्ध लिखा गया है और आविष्कार का जो शुद्ध रूप होता है ये वाला होता है। और जैसे यहाँ पे आशीर्वाद, यहाँ पे छोटा आ है और इसमें क्या है, बड़ा आ है और बाकी यहाँ वा पे क्या लगा है,
उड़नता रा लगा है, ठीक है। उसके बाद ईश्वर, ईश्वर का शुद्ध रूप क्या होता है, ये होता है। दिवाली, दिवाली का शुद्ध रूप क्या होता है, ये वाला होता है। पत्नी का शुद्ध रूप क्या होता है, ये होता है। पुत्री का शुद्ध रूप क्या होता है, ये वाला होता है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। और ये अगर आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे ना, ये आसानी से आप लोग कर लेंगे। इतना तो कॉमन सेंस आपके पास है ही है भाई, बीएड करने जा रहे हैं, भावी टीचर हैं आप लोग। ये तो शुद्ध हुआ अशुद्ध वाला तो आसानी से कर लेंगे आप लोग। जैसे शुद्ध अशुद्ध हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, ये तो आप लोग 100% कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रीतिकाल। रीतिकाल कैसे लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे धुआं, तो धुआं में यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा लगी है और यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा होगी और ऊपर क्या होगी, चंद्र बिंदी होगी। जैसे सुई, सुई में छोटा ओ की मात्रा नहीं होगी, बड़ा ओ की मात्रा होगी और इसमें ई में जो है बड़ी ई होगी, ठीक है। उसके बाद साधु में बड़ा ओ की मात्रा लगी, बट साधु में जो है छोटा ओ की मात्रा लगेगी। उसके बाद दोबारा, दोबारा में जो है छोटा ओ की मात्रा लगी, दोबारा शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद और यहाँ पे देख सकते हैं भाषाएं, भाषाएं जो है इस तरह से नहीं लिखा जाता है। भाषाएं का जो शुद्ध रूप है ये इस तरह होता है। त्योहार, त्योहार में जो है औ की मात्रा नहीं लगती, ओ की मात्रा लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। न्यौछावर, न्यौछावर में भी औ की मात्रा नहीं लगती, ओ की मात्रा लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और दांत, दांत में केवल बिंदी नहीं लगती है, ठीक है, अन की मात्रा नहीं लगती है, इसमें चंद्र बिंदी लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं। दांत इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं महंगा, महंगा में अन की मात्रा लगी है तो यहाँ पे चंद्रबिंदी होगी, इस तरह से महंगा लिखा जाएगा। उसी तरह मुँह में भी चंद्रबिंदी लगेगी। नक्षत्र का जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है। उन्नति का जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है। और सृष्टि का जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है, ये वाला सा सादा सा रहेगा, ठीक है। उसके बाद कृपा, कृपा का जो शुद्ध रूप होगा ये वाला होगा। उसके बाद स्थाई, स्थाई का जो शुद्ध रूप होगा ये वाला होगा। उत्सव, उत्सव का जो शुद्ध रूप होगा ये वाला होगा। जेठ, जेठ का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ज्येष्ठ। उसके बाद श्रृंगार, श्रृंगार यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार जो है यही रिपीट हुआ करता है। तो श्रृंगार में यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे एक ही लगा हुआ है, तो श्रृंगार जो है ये शुद्ध रूप है। अगला कवित्री, दोनों मैं सीरियल बाई से लिख दिया हूँ यहाँ पे। कवित्री जो है यहाँ पे कवित्री है, तो कवित्री का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है कावित्री, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला। और ज्योत्सना भी बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना उज्ज्वल ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। ज्योत्सना का जो शुद्ध रूप होता है वो ये वाला होता है और उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये वाला होता है। उपर्युक्त, उपर्युक्त का ये वाला होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके वर्णमाला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न एंड शुद्ध वर्तनी व अशुद्ध वर्तनी से कुछ संबंधित प्रश्न। शुद्ध वर्तनी में आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में भी पूछा जाएगा और अशुद्ध वर्तनी के भी बारे में पूछा जाएगा, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं आराम से आप लोग कर लेंगे, इसे टेंशन ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग पे एंड लैंग्वेज में, चाहे आप लोग लैंग्वेज में हिंदी लें चाहे आप लोग इंग्लिश लें, जो भी आपको लैंग्वेज लेना है लैंग्वेज कर लीजिए कंप्लीट एंड रीजनिंग कर लीजिए। यही जो होते हैं आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप लोग इन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग अन्य लड़कों की तुलना में आगे निकल जाएंगे, आपका जो स्कोर है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और बेहतरीन स्कोर करना है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और डेली वीडियोज़ पाने के लिए जुड़े रहें। और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे करीब 74 प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मैं डाल दिया हूँ, तो जाके देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैं वहाँ पे डाल दिया हूँ। एंड कुछ कमेंट्स चाहिए आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ आपके मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग हमारे चक्षुष ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो ये बुक ले सकते हैं। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं 2017 से लेके 2020 तक के। 3000 प्लस क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस लगाए गए हैं इसमें जो बार बार क्वेश्चंस जो है रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो बहुत ही अच्छी बुक है। इसका जो प्राइस है 149 रुपये प्राइस है। आप लोग हर नज़दीकी बुक स्टोर से इसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं मिल रही तो आप लोग इसे सबसे बेस्ट है कि ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। थैंक यू।